तो एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 13 फरवरी 2022 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आपको पता ही है प्रेजेंट की करंट अफेयर्स की वीडियो के साथ साथ हम लोग पास्ट की जो पेंडिंग है उनको भी कवर कर रहे हैं। तो 20 फरवरी की करंट अफेयर्स की वीडियो अपलोड हो चुकी है। तो पेंडिंग में हम लोग 13, 14, 15 फरवरी की अपलोड कर रहे हैं, जिसमें 13 फरवरी की मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। 14, 15 फरवरी की आपको शाम को मिल जाएंगी। पीआईबी हम लोग रूटीन पे ला चुके हैं, तो पीआईबी संडे को अपलोड नहीं होती है। सैटरडे की आज मैंने अपलोड कर दी है, मंडे से वापस रूटीन पे ही रहेगी। पहला पहला क्वेश्चन है, नेशनल प्रोडक्टिविटी डे, राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस, ये किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है? नेशनल प्रोडक्टिविटी डे 12 फरवरी को ऑब्जर्व किया था। कब? 12 फरवरी को। तो हर वर्ष 12 फरवरी को नेशनल प्रोडक्टिविटी डे ऑब्जर्व किया जाता है। यहाँ आप पढ़ सकते हैं, हर वर्ष नेशनल प्रोडक्टिविटी डे 12 फरवरी को ऑब्जर्व किया जाता है। जो नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल है, राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, वो ये देखती है कि सभी सेक्टर्स में प्रोडक्टिविटी को कैसे प्रमोट किया जा सकता है और क्वालिटी को कैसे बेटर किया जा सकता है। इस बार जो नेशनल प्रोडक्टिविटी डे है वो 12 फरवरी को शुरू हो रहा है। 12 से लेकर 18 तक क्या होगा? नेशनल प्रोडक्टिविटी वीक मनाया जाएगा, जिसका थीम क्या होगा? सेल्फ रिलायंस थ्रू प्रोडक्टिविटी। याद रखिएगा थीम, सेल्फ रिलायंस थ्रू प्रोडक्टिविटी। नेशनल प्रोडक्टिविटी डे को नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया में प्रोडक्टिविटी कल्चर को प्रमोट करने के लिए। नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल के डीजी कौन है? अरुण कुमार झा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टॉम टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2021 में इंडिया की रैंक क्या है? तो सॉरी, टॉम टॉम ट्रैफिक इंडेक्स रैंकिंग जो आई है उसमें 2021 में किस सिटी ने टॉप किया है? तो वर्ल्ड की मोस्ट कंजेस्टेड सिटी है इस्तांबुल। इस्तांबुल ने टॉम टॉम ट्रैफिक इंडेक्स को टॉप किया है। याद रख लीजिए, टॉम टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2021 रिलीज़ किया जा चुका है। मुंबई 5वें नंबर पर है, बेंगलुरु 10वें नंबर पर है। तो मुंबई वर्ल्ड की 5वीं सबसे ज़्यादा कंजेस्टेड सिटी है, बेंगलुरु वर्ल्ड की 10वीं सबसे ज़्यादा कंजेस्टेड सिटी है। दिल्ली की रैंक 11वीं है और पुणे की है 21वीं। मैं सारी सिटीज़ में रह चुका हूँ, तो पुणे में वैसे भी ट्रैफिक नहीं है, लेकिन मुंबई में वाकई ट्रैफिक बहुत ज़्यादा खतरनाक है। कई बार फंस चुका हूँ तो मुझे याद है। तो टॉम टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 404 सिटीज़ का एनालिसिस किया गया है, 58 कंट्रीज़ का। तुर्की की जो इस्तांबुल है, तुर्की की कैपिटल इस्तांबुल वर्ल्ड की मोस्ट कंजेस्टेड सिटी है। मॉस्को को इसने पीछे छोड़ दिया, मॉस्को सेकंड नंबर पे आता है वर्ल्ड की मोस्ट कंजेस्टेड सिटीज़ के मामले में। इंडिया का मोस्ट कंजेस्टेड सिटी है मुंबई, जिसकी ग्लोबल रैंक है 5th। याद रखिएगा, टॉम टॉम ट्रैफिक इंडेक्स रिलीज़ किया गया है। इंडिया का जो कंजेशन लेवल है वो 2021 में 23% रहा, जो कि प्री कोविड टाइम से कम हुआ है। पहले ये 31% होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटल बिहारी वाजपेयी, ये बुक किसने लिखी है? सागरिका घोष की एक बुक है अटल बिहारी वाजपेयी। ये बुक देख लीजिए आप, सागरिका घोष, इनकी बुक है अटल बिहारी वाजपेयी। इनकी एक और बुक थी इंदिरा, बेस्ट सेलिंग बुक थी इंदिरा। अब अटल बिहारी वाजपेयी आ गई है, देखते हैं क्या होती है। जब इंदिरा के नाम पर इन्होंने बुक लिखी तो क्या लिखा? इंडियाज़ मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर। और अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर जब इन्होंने बुक लिखी तो क्या लिखा? हिंदुत्व आइकन। तो इतना अंतर होता है जब आप वामपंथी होते हैं, उस विचारधारा के होते हैं। तो एक अटल बिहारी वाजपेयी जैसे प्रधानमंत्री के विषय में आपकी सोच क्या होती है, तो आप सोचिए इनकी बुक में कितना फैक्ट करेक्ट होगा और कितना नहीं होगा, वो बात अलग है। तो बायोग्राफी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अटल बिहारी वाजपेयी, सागरिका घोष ने बुक लिखी है। तो पहली वाली बुक याद रखिएगा, इंदिरा, इंडियाज मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 के डेमोक्रेसी इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है? तो डेमोक्रेसी इंडेक्स जो कि इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा रिलीज किया जाता है, 2021 में इंडिया की रैंक है 46 डेमोक्रेसी इंडेक्स में। देखिए इंडिया की 46 पोजीशन है डेमोक्रेसी इंडेक्स में, जिसको इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ने रिलीज किया है। हाईएस्ट स्कोर रहा है 9.75, किसका? नॉर्वे ने। नॉर्वे ने डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 को टॉप किया है और इंडिया की रैंक है 46। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिया का स्कोर रहा है 6.91, रैंक रही है 46। बाकी आप रहने दीजिए। हाँ, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट की स्थापना कब हुई थी? 1946।
लंदन में इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट का हेडक्वार्टर है, एमडी है रॉबिन बेओ। तो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा डेमोक्रेसी इंडेक्स जारी किया गया है, इसमें इंडिया की रैंक क्या है 46। कितनी रैंक है 46। और वर्स्ट रैंकिंग क्या है डेमोक्रेसी इंडेक्स में 167, इतना याद रखिएगा। तो इंडिया की रैंक है 46 और सबसे खराब रैंकिंग है अफगानिस्तान की। टॉप किया है नॉर्वे ने 9.75 स्कोर के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम किस वर्ष तक बढ़ा दिया गया है 2026 तक। 2026 तक राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम बढ़ा दिया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम को 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है 2025-26 तक के लिए। इन 5 वर्षों में 2710.65 करोड़ रुपए यानी 2710.65 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम पे। तो याद रखिएगा 2710.65 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम पे। देखिए राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम यूथ पर फोकस करती है। इंडिया में यूथ की डेफिनेशन है 15 to 29 ईयर्स एज पर नेशनल यूथ पॉलिसी 2014। हालांकि जो इस बार बढ़ाया गया है प्रोग्राम का कंपोनेंट वो एडोलसेंट पर फोकस करेगा, खास करके 10 से 19 साल के लोगों पर। तो राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम 5 वर्षों के लिए बढ़ाया गया है, 2710.65 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी, इसकी स्थापना कब हुई थी 2010 में। चर्चा में क्यों है, देखिए नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी द्वारा पहली बार एक ग्लोबल वेबिनार ऑर्गेनाइज किया जा रहा है मॉन्यूमेंट्स प्रोटेक्शन पर। तो जो हमारी इमारतें हैं, धरोहर स्थल हैं, उनकी सुरक्षा पर पहली बार एक ग्लोबल वेबिनार ऑर्गेनाइज किया जा रहा है नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी द्वारा। 20 कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट कर लेंगी। इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशन ये जो है ऑर्गेनाइज कर रहा है ये आपका ग्लोबल वेबिनार। तो नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन के साथ मिलकर इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। फर्स्ट एवर ग्लोबल वेबिनार है मॉन्यूमेंट्स प्रोटेक्शन पर। नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी 2010 में एक्ट के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन चंद्रशेखरन को टाटा सन्स का चेयरपर्सन सेकंड टर्म के लिए बना दिया है, कितने वर्षों के लिए तो 5 वर्षों के लिए। इससे पहले 2017 में बने थे, 2022 में 5 वर्ष कंप्लीट हो गए, तो अब 2022 में बने हैं एन चंद्रशेखरन। 5 वर्ष 2027 में कंप्लीट होंगे। हाल ही में एयर इंडिया को वापस रीपरचेस किया है टाटा सन्स ने, तो एन चंद्रशेखरन ने ही फाइनल साइन किए थे। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से भी एन चंद्रशेखरन ही मिले थे। तो देखिए रतन टाटा नहीं मिलने गए प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से, ये होता है एक बहुत बड़ा आदमी। कौन मिलने गया एन चंद्रशेखरन, किससे इस देश के प्रधानमंत्री से, बहुत बड़ी बात है। जो टाटा ग्रुप कंपनीज हैं इनकी ब्रांड वैल्यू है $110 बिलियन, जो कि अडानी अंबानी से बहुत ज़्यादा है। लेकिन टाटा क्या है इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो बिजनेसमैन नहीं है, इसलिए कभी पर्टिकुलर उनकी इनकम नहीं बढ़ती है। वरना $110 बिलियन इंडिया में सबसे ज़्यादा इनकम वाली कंपनी की है, याद रखिएगा। चंद्रशेखर ने टाटा ग्रुप को अक्टूबर 2016 में ज्वाइन किया था, जब साइरस मिस्त्री का रिजाइन हुआ था ना, उसके बाद से वो चेयरमैन थे एन चंद्रशेखरन। तो यहाँ पर आप पिक देख सकते हैं किसकी, एन चंद्रशेखरन की। ये हैं आपके एन चंद्रशेखरन, अगले 5 वर्षों तक टाटा ग्रुप के चेयरपर्सन बने रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आरबीआई द्वारा वॉलंटरी रिटेंशन रूट के तहत जो इन्वेस्टमेंट लिमिट है उसको 1.5 करोड़ से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। तो वॉलंटरी रिटेंशन रूट के तहत अब जो लिमिट है उसको 1.5 करोड़ से बढ़ाकर 2.5 करोड़ कर दिया गया है। आरबीआई ने वॉलंटरी रिटेंशन रूट के तहत जो इन्वेस्टमेंट लिमिट है उसको 1.5 करोड़ से बढ़ाकर 2.5 करोड़ कर दिया है। ये जो वॉलंटरी रिटेंशन लिमिट है ये 1 अप्रैल 2022 से लागू हो जाएगी और 3 वर्षों तक मिनिमम रिटेंशन पीरियड रहेगा, याद रखिएगा। तो 2.5 करोड़ मिनिमम रिटेंशन पीरियड, यानी 3 साल तो आपको रखने ही पड़ेंगे ये 2.5 करोड़। तो बाकी मेरे ख्याल से ये जो वॉलंटरी रिटेंशन रूट है ये एफपीआई के तहत इंट्रोड्यूस किया गया था 2019 में, तब से लिमिट 1.5 करोड़ थी, याद रखिएगा। और अब 2022 में क्या कर दी गई है 2.5 करोड़। इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर, इसका कौन सा एडिशन 28 फरवरी से शुरू हो रहा है। इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर का 45th एडिशन 28 फरवरी से शुरू हो रहा है, याद रख लीजिए। 45th इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर 28 फरवरी से शुरू हो रहा है। फोकल थीम कंट्री कौन सी है, बांग्लादेश। तो इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर इसका 45th एडिशन हो रहा है।
फोकल कंट्री है बांग्लादेश। तो बस इतना देखिए, बांग्लादेश ने अपने 50 वर्ष पूरे किए हैं, इसीलिए फोकल कंट्री हो गई है। बंग बंधु की बर्थ सेंचुरी है, यानी 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। तो ये जो इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर है, इसको इनॉग्रेट किया है चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने। ये 28 फरवरी से इनॉग्रेट करेंगी, किया नहीं है सॉरी। हाँ, तो पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर कौन है? ममता बनर्जी। गवर्नर कौन है? जगदीप धनखड़। तो इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर कौन सा? 45th एडिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया की फर्स्ट यूनियन टेरिटरी जो कि नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम के साथ इंटीग्रेट करेगी, वो है जम्मू कश्मीर। इंडिया की फर्स्ट यूनियन टेरिटरी है जो कि सिंगल विंडो क्लियरेंस पोर्टल पर खुद को रजिस्टर करेगी। जम्मू कश्मीर इंडिया की फर्स्ट यूनियन टेरिटरी है जो नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम यानी क्लियरेंस पोर्टल पर खुद को रजिस्टर करेगी। तो नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम ये एक क्लियरेंस सिस्टम है जिसको ज्वाइन करने जा रही है जम्मू कश्मीर। तो बस याद रखिएगा, नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम, इसको इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक के साथ मर्ज कर दिया गया है, जिसमें जम्मू कश्मीर के 45 इंडस्ट्रियल पार्क भी शामिल होंगे। तो जम्मू कश्मीर इंडिया की फर्स्ट यूटी है जो नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम के साथ उसको कनेक्ट करेगा। जम्मू कश्मीर 31 अक्टूबर 2019 को एक यूटी के तौर पर बना था। ठीक है, मनोज सिन्हा इसके क्या है? लेफ्टिनेंट गवर्नर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ओशियन समिट, इसको कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है? तो वन ओशन समिट इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है मेरे ख्याल से, यहाँ पढ़िएगा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इन्होंने हाई लेवल समिट वन ओशन समिट को क्या किया है? एड्रेस किया है। कई सारे और लोगों ने एड्रेस किया है। वन ओशन समिट को फ्रांस द्वारा जो है ऑर्गेनाइज किया जा रहा है ब्रेस्ट में। कहाँ पर? ब्रेस्ट में। ये जो है यूएन और वर्ल्ड बैंक के कोऑपरेशन से ऑर्गेनाइज किया है वन ओशन समिट। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इसको एड्रेस किया है। पर्पस क्या है? देखिए, सस्टेनेबल और हेल्दी ओशन इकोसिस्टम को इंश्योर करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। तो वन ओशन समिट फ्रांस ऑर्गेनाइज कर रहा है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन बने हैं? तो मद्रास हाई कोर्ट इसके चीफ जस्टिस बने हैं मुनीश्वर नाथ भंडारी। कौन? मुनीश्वर नाथ भंडारी। यहाँ देख लीजिए आप, ये हैं आपके मुनीश्वर नाथ भंडारी, ये मद्रास हाई कोर्ट इसके चीफ जस्टिस बने हैं। तो नाम देखिएगा, मुनीश्वर नाथ भंडारी मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं। लॉ मिनिस्ट्री ने हाल ही में बताया मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं मुनीश्वर नाथ भंडारी। जस्टिस भंडारी ये एक्टिंग चीफ जस्टिस थे मद्रास हाई कोर्ट के। देखिए, संजीव बनर्जी का ट्रांसफ़र हो गया था मेघालय हाई कोर्ट, संजीव बनर्जी मेघालय हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं। तो अब उनको रिप्लेस किया है किसने? मुनीश्वर नाथ भंडारी, जो कि मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। बाकी आप यहाँ पे देख लीजिए, हाई कोर्ट आर्टिकल 214 के तहत हाई कोर्ट का प्रोविज़न है। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस 62 वर्ष की आयु तक चीफ जस्टिस बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक द्वारा फिनेंशियल लिटरेसी को प्रमोट करने के लिए एनएससी एकेडमी के साथ पार्टनरशिप की गई है? ये 5 ऑनलाइन कोर्सेज लॉन्च करेंगे फिनेंशियल लिटरेसी को प्रमोट करने के लिए। तो एसबीआई एंड एनएससी एकेडमी इन्होंने पार्टनरशिप की है किसको? फिनेंशियल लिटरेसी को प्रमोट करने के लिए एसबीआई और एनएससी एकेडमी ये 5 ऑनलाइन कोर्सेज लॉन्च करेंगे फिनेंशियल लिटरेसी को प्रमोट करने के लिए। ये 5 कोर्सेज जो है मूक प्लेटफॉर्म पे लॉन्च किए जाएंगे। ये मूक प्लेटफॉर्म एसबीआई का होगा, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। तो एनएससी एकेडमी ये सब्सिडरी है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया की। ये एनएससी एकेडमी एसबीआई के साथ मिलकर ये कोर्सेज लॉन्च कर रहा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देखिए 1921 में 3 प्रेसिडेंसीज बैंक को मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना दिया गया था। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। चेयरपर्सन है दिनेश कुमार खरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदू पतला जगा रेड्डी, हाल ही में इनका निधन हो गया, कहाँ से बिलोंग करते थे? तो ये रेड्डी साहब हैं मेरे ख्याल से आंध्र प्रदेश से होंगे, देख लीजिए। हाँ, हैदराबाद से यानी तेलंगाना से थे, लेकिन आंध्र प्रदेश से एमएलए रह चुके थे। तो हाल ही में हैदराबाद में निधन हो गया। वारंगल तेलंगाना में ही वारंगल पड़ता है। तो हालांकि इनका जन्म भले ही जहाँ भी हुआ हो, नेटिव वारंगल यानी तेलंगाना में ही हुआ होगा। तो नाम याद रखिए, बीजेपी लीडर चंदू पतला जगन रेड्डी, ये पॉलिटिक्स से रिलेटेड थे। हाल ही में इनका निधन हो गया।
चलिए आज 14 ही क्वेश्चन है, ये 14 फरवरी और 15 फरवरी की आज रात तक अपलोड हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि मुझे बजट पर फोकस करना है, ESI ARD के लेक्चर्स पर फोकस करना है। ये क्वेश्चंस अगर आपको आते हैं जवाब दे दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तो टेक केयर।